हेलो। आज हम बात करते हैं VSEPR थ्योरी की, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी को हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इस थ्योरी के डेवलपमेंट की बात आती है। इस थ्योरी को डेवलप किसने किया? सबसे पहले 1940 में सीज़विक और पोवेल ने इस थ्योरी को डेवलप किया और बाद में इसे रीडिफाइन किया गया 1957 के अंदर नाइहोम और जिलेस्पी के द्वारा। अब बात करते हैं कि थ्योरी बेसिकली किसके लिए दी गई और ये हमें क्या बताती है। देखिए, ये थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि दो तरह के होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ऑफ सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन सच अ वे दैट रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन देम इज मिनिमम। दैट मीन किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच मिनिमम रिपल्शन हो। जब रिपल्शन मिनिमम होगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी और मॉलिक्यूल उस ज्योमेट्री को एडॉप्ट कर लेता है। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक बॉन्ड पेयर, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो दो एटम के बीच में शेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। और सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें लोन पेयर कहा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं इस थ्योरी की मेन पोस्टुलेट्स की। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में केवल बॉन्ड पेयर हों तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर होती है। इसी तरह से दूसरी जो इसकी पोस्टुलेट है वो कहती है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हों, मीन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड हो जाती है और इस ज्योमेट्री को हम इररेगुलर ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। अब रेगुलर का मीनिंग और इररेगुलर का क्या मीनिंग है? देखिए, जहाँ पर केवल बॉन्ड पेयर होते हैं वहाँ सिमिलर काइंड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं अमंग द बॉन्ड पेयर्स, इसलिए मॉलिक्यूल एक परफेक्ट ज्योमेट्री को अडॉप्ट कर लेता है। जबकि जहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट होते हैं वहाँ डिफरेंट तरह के रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। इस रीज़न की वजह से वो ज्योमेट्री के अंदर बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं और उसे हम डिस्टोर्टेड या इररेगुलर ज्योमेट्री कहते हैं। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं। उससे पहले यहाँ एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है जहाँ पर ब्लू कलर में आपको एक सेंट्रल एटम दिखाई दे रहा है जो कि दो सराउंडिंग एटम के साथ जुड़ा हुआ है। मीन यहाँ पर केवल दो बॉन्ड पेयर हैं, तो ये अपने आप को 180 डिग्री के एंगल पर अरेंज करते हैं और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री यहाँ लीनियर है। और 180 डिग्री पर जब वो अरेंज होते हैं तो उनके बीच मिनिमम रिपल्शन होता है। इसी तरह से नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर तीन बॉन्ड पेयर हैं और वो अपने आप को 120 डिग्री के एंगल पर अरेंज करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट
इमेज के अंदर आप देख सकते हैं ये टेट्राहेड्रल है जहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो बॉन्ड एंगल 109.28 का है। नेक्स्ट जो ज्योमेट्री आपको दिख रही है वो टीबीपी है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये ज्योमेट्री तब है जब 5 बॉन्ड पेयर हैं। यहाँ 2 तरह के बॉन्ड एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। जो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री के हैं और एक्सियल है वो 180 डिग्री के हैं। अगर इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट अगर 6 बॉन्ड पेयर हैं तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के। नेक्स्ट पोस्टुलेट की अगर हम बात करें तो ये बताती है हमें कि जो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनमें रिपल्सिव फोर्सेस का ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं लोन पेयर में, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उससे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। और ये अलग अलग रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। इसी वजह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जब लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो रेगुलर ना होकर के इररेगुलर ज्योमेट्री हो जाती है। फॉर एग्जांपल मीथेन, यहाँ केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं, तो सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन है और इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। जबकि अमोनिया मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। इसलिए यहाँ पर 2 तरह के रिपल्सिव फोर्सेस हैं, बॉन्ड पेयर रिपल्शन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर एंगल जो है वो डिक्रीज होकर के अप्रोक्स 107 के आसपास है। अब इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बट एंगल अगर आप देखेंगे बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करेंगे तो वो 109.28 ना होकर के 106 है, इसलिए इसे डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री हम बोल सकते हैं। शेप की बात करें तो इसे हम पिरामिडल शेप कह सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है आपका वाटर, यहाँ 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा, जिस वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल अगेन डिक्रीज हो जाता है, करीबन 104.5 डिग्री का रह जाता है। अब यहाँ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अगेन टेट्राहेड्रल है, बट शेप की अगर हम बात करेंगे तो वी शेप मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है। यानी शेप के अंदर हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं, जबकि ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को देखते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं जो हमें बताती है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सराउंडिंग एटम मीन सेंट्रल एटम अगर सेम हो और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो सराउंडिंग एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमने 3 मॉलिक्यूल का कंपैरिजन किया है। पहला PI3 है, ट्राई आयोडोफॉस्फीन। नेक्स्ट है आपका ट्राई ब्रोमोफॉस्फीन और थर्ड वन है आपका ट्राई क्लोरोफॉस्फीन। तो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, सराउंडिंग एटम फर्स्ट मॉलिक्यूल में आयोडीन, सेकंड में ब्रोमीन और थर्ड में क्लोरीन है। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो बॉन्ड पेयर फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे उनके बीच डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और डिस्टेंस इंक्रीज होने से उनके बीच में जो रिपल्शन लगता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। और आप देख रहे हैं
PCl3 में बॉन्ड एंगल 100 है, PBr3 में 101.5 है और PI3 में 102 का बॉन्ड एंगल है। नेक्स्ट पोस्टुलेट जो कि इसका थोड़ा सा अपोजिट है कि अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे बॉन्ड पेयर के बीच डिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है और रिपल्शन इंक्रीज हो जाता है। रिपल्शन इंक्रीज होने के कारण बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, जबकि सेकंड के अंदर सेंट्रल एटम फास्फोरस है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो बॉन्ड पेयर हैं वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, उनके बीच डिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है और बॉन्ड एंगल इंक्रीज होकर के 107 के अप्रोक्सीमेट हो जाता है। जबकि सेकंड स्ट्रक्चर फॉस्फीन के अंदर फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, जिससे जो बॉन्ड पेयर हैं दे आर अवे फ्रॉम फास्फोरस एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, जिससे उनके बीच डिस्टेंस है और उनके बीच रिपल्सिव फोर्सेस कम होने के कारण बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। हालांकि फॉस्फीन एक ड्रैगो कंपाउंड है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में या आगे की वीडियो में हम ड्रैगो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट पर चलते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमें बताती है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हों तो जो बॉन्ड एंगल जिस बॉन्ड एंगल में मल्टीपल बॉन्ड इन्वॉल्व होगा वो ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियर एक्सिस के अबो और बिलो प्लेन के अंदर होती है, जो कि नियर बाई बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स देती है, जिससे बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। आपके सामने जो एग्जांपल है COCl2 का, वहाँ कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कंडीशन में है, तो सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होने चाहिए थे। लेकिन इन तीन बॉन्ड एंगल में आप देख रहे हो दो बॉन्ड एंगल जो कि जिसमें पाई बॉन्ड आता है वो करीबन 124.5 डिग्री के हैं, जबकि जिस बॉन्ड एंगल में केवल सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, दैट मीन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, वो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से डिक्रीज होकर के 111.8 के आसपास रह जाता है। यानी कि मल्टीपल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मल्टीपल और सिंगल बॉन्ड। सबसे कम जो रिपल्शन होता है वो सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड पेयर में होता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट पर चलते हैं। जो कि हमें बताती है कि अगर कोई भी ज्योमेट्री जहाँ पर सारी की सारी पोजीशंस इक्वलेंट नहीं होती हैं, अगर आप लीनियर की बात करेंगे तो दोनों पोजीशन इक्वलेंट होती है। ट्राइगोनल प्लेनर की बात करेंगे, अगेन तीनों पोजीशंस इक्वलेंट होती हैं। टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो पोजीशंस इक्वलेंट होती हैं। लेकिन TBP की बात करते हैं, मैंने पहले की स्लाइड में आपको बताया था कि 120 डिग्री के एंगल पर जो पोजीशंस हैं उन्हें हम इक्वेटोरियल कहते हैं, और जो 180 डिग्री के एंगल पर है उन्हें एक्सियल पोजीशन कहते हैं। तो इस तरह की जो ज्योमेट्री होती है जहाँ पर सारे की सारी पोजीशंस इक्वलेंट नहीं होती हैं, तो वहाँ अगर हमें लोन पेयर को प्लेस करना है तो हम उस एंगल पर प्लेस करेंगे, उन पोजीशंस पर प्लेस करेंगे जहाँ पर उनमें कम से कम रिपल्शन हो। जैसे कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ हमने एक मॉलिक्यूल लिया है SF4, जिसकी ज्योमेट्री
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। अब आप लोन पेयर को दो जगह पर रख सकते थे, एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पर, लेकिन आपने इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा क्योंकि यहाँ पर ये 120 डिग्री के एंगल पर होगा, जिसकी वजह से यहाँ रिपल्शन कम फील होगा। जबकि अगर आप इसको एक्सियल पोजीशन पर रखते तो ये बॉन्ड पेयर के साथ 90 डिग्री के एंगल पर रहता और ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करता। इसी तरह से नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है आपका BRF3, अगेन ये भी TBP है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। दो लोन पेयर हैं, दोनों को हमने 120 डिग्री के एंगल पर रखा है। तो इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर किसी ज्योमेट्री में सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट ना हो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप उन पोजीशंस पर प्लेस करते हैं जहां मिनिमम रिपल्शन हो। तो ये था आपका VSEPR थ्योरी। थैंक्स।